अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अजीज़ तलबा, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो शेरी इस्तिलाहात के हवाले से है। तो शेरी इस्तिलाहात में जो सबसे पहली चीज़ है जिसको हम पढ़ते हैं वो है मतला। तो ये चार चीज़ें हैं टोटल हमारे पास: मतला, मक्ता, काफिया, रदीफ। तो मतला जो है सबसे पहले इसको हम देखते हैं कि मतला जो है ये क्या चीज़ है। मतला अरबी जुबान का लफ्ज़ है और इसके लफ्ज़ी मानी है तलू होने की जगह। अब ये याद रखिएगा क्योंकि ये जगह आ गया है तो ग्रामर के लिहाज से ये इस्म ज़र्फ मकां हो गया। ग्रामर के लिहाज से क्या हो गया? इस्म ज़र्फ मकां। अब शेरी इस्तिलाह में गज़ल या कसीदे का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफिया या हम काफिया हम रदीफ हों, हम उसको मतला कहते हैं। मिसाल के तौर पे एक शेर है हमारे पास कि जिस सर को गुरूर आज है या ताजवरी का, कल उस पे यही शोर है फिर नोहा गरी का। अब यहाँ गौर कीजिए कि ये पहला शेर है, आपकी जो पहली गजल है मीर तकी मीर की, और उसमें देखें ताजवरी और नोहा गरी, ये काफिया हो गया, और का जो है ये रदीफ हो गया हमारे पास। तो दोनों शर्तें पाई जा रही हैं, पहला शेर भी है और दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ भी हैं, तो इसलिए ये मतला हुआ। अब मतला जो होता है ये गजल का नकीब होता है, यानी यहां से गजल की इब्तिदा होती है, इसलिए इसको गजल का नकीब कहा जाता है। और गजल में एक से ज्यादा मतला भी हो सकते हैं, यानी लाजमी नहीं है कि सिर्फ एक ही मतला होगा, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो एक से ज्यादा जब मतला होते हैं तो फिर वो मतला अव्वल, मतला सानी, मतला सालिस, और ये इस तरह चलते जाते हैं। तो हमारे पास जो हमारी फर्स्ट ईयर की बुक है उसमें मोमिन खान मोमिन की जो गजल है उसमें दो मतले दिए गए हैं, उसके अलावा हर गजल में एक मतला है। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। अब अगर पहला शेर जो है उसमें मतला की शरायत नहीं पाई जा रही है तो फिर क्या होगा? यानी कोई भी एक शर्त नहीं पाई जा रही, यानी उसके पहला शेर तो वो है, ये शर्त तो पाई गई। अब ये शर्त नहीं पाई जा रही कि उसमें दोनों मिसरे जो है हम काफिया या हम काफिया हम रदीफ है, तो अब क्या होगा? अब वो शेर मतला नहीं होगा बल्कि वो पहला शेर कहलाएगा। यहां ये बात जहन में रखिएगा कि मतला के बगैर गजल हो सकती है। इससे आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो चीज है हमारे पास वो है हुस्न मतला या ज़ेब मतला। अब इसकी जो पहली पहली डेफिनेशन आपको नजर आ रही है ना कि मतला के बाद वाला शेर, बस इसको आप अपने जहन में रखेंगे कि मतला के बाद जो शेर है वो ही क्या है? हुस्ने मतला है, दैट्स ऑल। अब मतला के बाद वाला मतला, मतला के बाद वाली बैत, यानी मतला के बाद जो पहला मतला है असल मतला, उसके बाद कोई भी शेर है वो हुस्ने मतला कहलाएगा या ज़ेब मतला कहलाएगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि वो शेर एक ही वक्त में हुस्ने मतला भी है और वही शेर जो है वो मतला सानी भी हो सकता है। ये ध्यान में रखना है आपने। नेक्स्ट, अब ये देखते हैं हम इसमें मक्ता। दूसरी जो अगली चीज है नेक्स्ट हमारे पास वो है मक्ता। तो मक्ता क्या है इस चीज को देखते हैं। मतला भी अरबी जुबान का लफ्ज है और इसके लुगवी मैनी है कट जाने की जगह, यानी इसका मैना भी जो है वो है कट जाने की जगह। तो जगह आ गया इसमें, तो इसलिए ये भी इसमें ज़र्फ मका है। तो शेरी इस्लाह में गजल या कसीदे का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करे। अब देखें दो चीजें इसमें आ गई कि एक तो ये आखिरी शेर होगा और फिर उसमें तखल्लुस होगा। अब इसी तरह अगर एक भी शर्त इनमें से नहीं पाई जाएगी तो वो शेर मक्ता नहीं कहलाएगा बल्कि आखिरी शेर कहलाएगा। अब ये जहन में रहे, जैसे हमारे पास मीर तकी मीर का एक शेर है कि टुक मीर जिगर सोख्ता की जल्द खबर ले, क्या यार भरोसा है चिरागे सहारी का। अब ये शेर आखिरी भी है और इसमें तखल्लुस भी है, तो ये मक्ता हुआ। अब जैसे हुस्ने मतला होता है इस तरह हुस्ने मक्ता नहीं होता, ये बात जहन में रखिएगा। ना ही इसमें कोई मक्ता अव्वल होता है, मक्ता सानी होता है। जर्नली जो है ये आपसे पूछा जाए अगर कि मक्ता किस शेर को कहते हैं, तो गजल या कसीदे के आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं। अगर कोई शर्त अप्लाई नहीं होगी, इसी तरह पहला जो शेर होता है उसको मतला कहते हैं अगर कोई शर्त अप्लाई नहीं होगी। तो अब जरा गौर करें कि मतला के बगैर भी गजल हो सकती है और मक्ता के बगैर भी गजल हो सकती है। अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है काफिया। अब काफिया क्या है?
काफिया ये भी अरबी जुबान का लफ्ज है, ये जितने भी हैं ये सारे अरबी जुबान के लफ्ज हैं, और इसके मायनी है पै दर पै आने वाला, या पीछे चलने वाला, या पिछला सवार भी कहा जाता है। तो शेरी इस्तिलाह में शेर के आखिर में आने वाले वो हम वजन और हम आवाज अल्फाज जो शेर के आखिर में आए, हम उनको काफिया कहते हैं, और इसकी जमा कवाफी है। अब जैसा कि शेर दिया गया है, तो अब इसमें देखें ताजवरी और नोहागरी जो है ये काफिया है। और ये जहन में रखिएगा कि काफिया जो है ये गजल का लाजमी उनसर है, यानी मतला और मक्ता के बगैर गजल हो सकती है, रदीफ तो है, ये तो बात की चीज है, तो रदीफ काफिया के बगैर नहीं आ सकती, यानी काफिया होगा तो रदीफ आएगी, काफिया नहीं होगा तो रदीफ नहीं आ सकती। तो काफिया जो है ये गजल का लाजमी उनसर है, गजल का लाजमी कंपल्सरी एलिमेंट है, ये बात आपने जहन में रखनी है। हमारी शेरी इस्तिलाह की लास्ट चीज जो है वो रदीफ है। तो रदीफ क्या है? ये भी अरबी जुबान का लफ्ज है, और इसके लफ्जी मानी है घुड़सवार के पीछे बैठने वाला। एक इसका और माना भी है अकब की फौज, यानी पीछे वाली जो फौज है। और शेरी इस्तिलाह में गजल या कसीदे में मतलब जो काफिया के बाद ऐसे अल्फाज जो जूं के तू, यानी जैसे के जैसे तैसे जैसे भी है, मतलब उनकी शक्ल तब्दील नहीं हो, दोहराए जाए, उनको हम रदीफ कहते हैं। नीचे हमने एक मतलब शेर है कि इसी गजल का जिस सर को गुरूर आज है या ताजवरी का, कल उस पे यही शोर है फिर नोहागरी का। तो का जो है ये रदीफ है। तो अब ये एक बात आपने जहन में रखनी है कि ये जो काफिया और रदीफ है मतला के अलावा हर शेर के दूसरे मिसरे में ये पाए जाते हैं। मतला के अलावा ये हर शेर के दूसरे मिसरे में पाए जाते हैं। ये हमारा आज का लेक्चर है, आप इसको तसल्ली से पढ़ेंगे, तैयार करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। जहां कहीं प्रॉब्लम है शरह सरमाया उर्दू में जो जुमले दिए गए हैं, आप उसकी तस्वीर लेंगे, तस्वीर लेके मुझे व्हाट्सएप कर देंगे कि सर इस जुमले की हमें समझ नहीं आई, तो इंशाल्लाह मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अपनी तैयारी कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।